जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीवीआर कक्षा। तो आज हम देखने जाएंगे साइंस के 2021 पार्ट 2 के पीवाईक्यूज। ठीक है, हमने 2025 से लेके 2021 पार्ट 1 तक के जो पीवाईक्यूज हैं सीडीएस साइंस के, वो अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें जाके देख सकते हो और उनसे आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्ड होंगे। ट्रिक्स आपको पता लगेगी कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। जो बार बार आने वाले फॉर्मूलाज हैं उनको आप नोट डाउन करें। इन सब से आपका जो साइंस वाला पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका स्कोर काफ़ी बूस्ट कर जाएगा। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आते हैं और 30 क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं। आप इजीली 20 to 25 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े से कई बार इन डेप्थ क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटीज पढ़ी है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, ये है कोई कन्वेक्स लेंस है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे ताकि जो इमेज है वो एनलार्ज्ड और रियल बने। तो इसमें हम रखते हैं हमारा 2f और f के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रखेंगे तो ये हमारा ऐसे जाएगा और हमारा बनाएगा वहां पे बिहाइंड द 2f के। ठीक है, तो ये हमारी इमेज जो है वो बनेगी हमारी एनलार्ज्ड और रियल। रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ट्वाइस, ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 2f और f1 के बीच में रखा तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है पैरेलल लाइंस क्या है, f2 से जाएगी और ये ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। तो हमारी जो इमेज है वो 2f2 के बाद में बनेगी और इमेज क्या रहेगी, रियल रहेगी, एनलार्ज्ड रहेगी। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में भी इमेज क्या है, बड़ी बन रही है। ठीक है, और ये लाइट चैप्टर से बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं लेंसेज के ऊपर कि कहाँ पे रखेंगे कैसा बनेगा, तो वो आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है सोलेनॉइड के अंदर। तो वो हमारी जो अंदर से मतलब इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड है ना, वो एक ऐसे रोड की तरह काम करने लगेगा। देखो मान लो ये हमारे ये ऐसे, ये है सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसमें ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है। अब करंट जाएंगे तो जब हमारा राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो उससे पता लगेगा कि हमारी जो डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन ऐसी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। और जो बीच वाली रहती हैं वो क्या रहेंगी, ये वाली पैरेलल रहेंगी। जो बीच से होती है इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, तो उसमें रहेंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। देखो ये सोलेनॉइड है, अब ये है, इसमें से सारा जो ऐसे है तो हमारी जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे बीच से ऐसे रहेंगे, बाहर जाके वो ऐसे घूम जाती हैं और ये कभी भी इंटरसेक्ट वगैरह नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, देखो ये हमारा रेयरर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा, अब देखो ये लाइट रे आई तो मीडियम चेंज हो गया ना। तो मीडियम चेंज हो गया तो हमारी जो स्पीड है रेयरर से डेंसर में डेंस आ गया, डेंस आ गया तो क्या है, उसमें मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स है और टाइटली पैक्ड है तो उसको स्पेस कम मिल रहा है ट्रेवल का, तो उसकी स्पीड क्या है, कम हो जाएगी। और कहाँ पे, वो थोड़ी सी रुक के चलेगी। देखो अगर आपको कोई पुश कर रहा है, आप भाग रहे हो, पुश कर रहा है तो आपको धक्का लगता है ना और आप उतना आगे नहीं भाग पाते, थोड़ा सा पीछे रह जाते हो। तो वही इसमें रहता है, जब रेयरर से डेंसर में आते हैं तो ये इतना स्पीड से नहीं जा पाती और थोड़ी सी स्लाइडली पुश्ड हो जाती है, किस साइड, नॉर्मल की साइड ऐसे। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा स्लोज डाउन। अब इनमें से बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है।
ठीक है, देखो लाइट जब रेयर से डेंसर जैसे एयर से ग्लास में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होने की वजह से वो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड करती है। ये बेसिक रूल है रिफ्रैक्शन का, आप समझ भी गए होगे कंसेप्ट, जैसे मैंने एग्जांपल देके समझाया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल एन अ मीटर एंड a nicron wire of length L. If the length of the wire reduced to L by half यानी L by 2, then the meter reading। ठीक है भाई, देखो एमीटर रीडिंग क्या देता है, करंट की देता है, और करंट क्या होता है V अपॉन R, और R हमारा क्या होता है रो L अपॉन ए L हमारी लेंथ होगी, ए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है, एमीटर बोला, नाइक्रोम वायर बोला है, ठीक है, लेंथ थी L, पहले हमारा ये था R, अब R हमारा क्या है, चेंज हो गया, L बाई 2 होगी, रो L, ये बन गया, तो ये किससे हो गया, R1/2 हो गया। तो अब I1 हमारा क्या था, V अपॉन R1, तो I2 हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, तो V अपॉन R2 करेंगे तो ये बन जाएगा 2V अपॉन R1, तो ये हो जाएगा 2I। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, मैं आपको फिर भी स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज के थ्रू पुट करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये दिमाग में करने वाला क्वेश्चन है। ये आपको पता है, अगर लेंथ बढ़ने हाफ होने से हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, करंट हमारा क्या है, बढ़ जाएगा। तो पहले तो वो देखना है, देखो डिक्रीजेज नहीं, ये गलत हो जाएगा, गेट्स डबल ये हम सोच सकते हैं, डिक्रीजेज ये भी गलत, रिमेन्स अनचेंज ये भी गलत, तो एलिमिनेशन ही हो गया ना। आपको जरूरी थोड़ी है कि भाई डबल ही निकालना है, सीधा दिख गया कि डिक्रीज तो होगा नहीं, तो तीन एलिमेंट क्या ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, अब कुछ ना कुछ तो वो चेंज करेगा ही, तो इसलिए डी भी था एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन भी हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी पढ़ लिया करो, क्या पता ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन हो जाए, टाइम ही ना लगाना पड़े सोल्व करने का। ठीक है, वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। सैंड पे बताना ह्यूमन बॉडी के प्रेशर का कैसे इफेक्ट रहता है। देखो, लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। ठीक है, ये कह रहा है जब हम खड़े होते हैं तो हमारा प्रेशर ज्यादा होता है, ये है, अब खड़े हैं तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया जितना कम होगा उतना हमारा क्या है, फोर्स बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा इतना है एरिया लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब ये देखो ये है लाइन में, अब लाइन में हमारा देखो कितनी बॉडी टच कर रही है, ठीक है, तो एरिया क्या है, बढ़ गया, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, बाकी हमारे गलत रहेंगे। पढ़ने की नीड ही नहीं है जब पहला ही सही हो गया तो। ये देखो एक्सप्लेनेशन, जब एरिया कम है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर दे रखा है 100 मीटर, और एक राउंड ये कितने में कवर करता है, 20 सेकेंड में। ठीक है, एक राउंड 20 सेकेंड में कवर करता है, तो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। अब इसको 20 से हम करेंगे डिवाइड, तो हमारे कितने राउंड, 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 एंड 3, वापिस वहीं आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा क्या है, 10, तो ये यहाँ से बस यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हमारी डिस्प्लेसमेंट है, वो है 100 मीटर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वही ये कंसेप्ट सेम ऐसा क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही आसानी से ध्यान रखने हैं, और इजी भी कितना है, सिंपल देखा कि भाई कितने राउंड कर रहा है उसके हिसाब से डिस्टेंस निकाल ली, कॉम्प्लेक्स तो कुछ किया ही नहीं है इसमें। कॉम्प्लेक्स तो भाई तब होता है आपके लिए जब वो कुछ ऐसे यहाँ पे आके रुक रहा होता कि यहाँ पे ये इससे ऐसे कुछ एंगल बन रहा है, फिर आप ये डिस्टेंस निकालते। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता था कि यहाँ पे रुकता 1/4 में, तो ये देखो ये डिस्टेंस निकालना आसान है, क्योंकि ये हो गया 50, ये हो गया 50, पाइथागोरस से ये निकल आएगा। और कहीं जैसे मतलब अगर यहाँ पे रुक गया तो इश्यू आ जाएगा। अब ये वाला डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो एक तो पता है आपको,
और दूसरा ये पता है। फिर इस हिसाब से आपको एंगल पता लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये बन रहा है 90 डिग्री, बट यहाँ पे नहीं है, तो एंगल निकाल के फिर आपको वो ट्रिग्नोमेट्री लगाना ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लगता ना, क्योंकि उसमें भी 90 डिग्री का एंगल चाहिए होता है। फिर मतलब एक तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, यहाँ पे इजिली पाइथागोरस से कर सकते थे। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज आर ट्रू। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, सही बात है। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन, ये भी सही है। देखो हाइड्रोजन आयन से ही पता लगेगा कि भाई वो कितना ज्यादा एसिडिक है, तभी तो वो डिफरेंट कलर दिखाएगा, डार्क रेड, नॉर्मल रेड। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन एसिड एंड बेस इन टाइट्रेशन, वही स्ट्रेंथ बताने के लिए वो कलर दिखा देगा, ज्यादा ब्लू है तो ज्यादा बेसिक है, ज्यादा रेड है तो ज्यादा एसिडिक है, अगर दोनों के बीच का है तो न्यूट्रल है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। देखो ये लिख रखा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर सच में कई इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, ये सॉल्यूशन में H+ आयंस की कंसेंट्रेशन के हिसाब से अलग अलग कलर दिखाता है, जिससे हम एसिडिक या बेसिक या एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला अगर ज्यादा रेड ऐसे रेडिश में रहेगा एसिडिक रहता है, ब्लूइश में रहेगा बेसिक रहेगा, और येलो से हमारा इसमें न्यूट्रल की साइड आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रोप्स इज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कार्बन के एलोट्रोप्स है, इनमें से ये बताना है कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या है। ठीक है। तो इनमें से हमारा जो डायमंड है वो नहीं है, फ्लोरेंस भी नहीं है, ग्रेफाइट हमारा रहता है, तो सेकंड ऑप्शन ओनली रहेगा, ऑप्शन सी। क्योंकि जो ग्रेफाइट में है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसी वजह से ये क्या है हमारा गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये देखो, डीलोकलाइज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव ऑन कर सकते हैं। डायमंड और फुलरिन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वो इंसुलेटर होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अर्थ एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने से याद रहेगा। अभी देखो मैं याद करवा देता हूँ। कार्बन का परसेंटेज होता है आपका 0.025, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखो, अर्थ की क्रस्ट में कार्बन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लगभग 0.025 मिनरल्स की फॉर्म में, जैसे कार्बोनेट्स और कोल। एनसीईआरटी एक डायरेक्ट फैक्ट है, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ जब रिएक्ट करता है कॉपर, इट फॉर्म्स ग्रीन कोटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बनाता है क्यूपरिक कार्बोनेट। जब हमारा कॉपर CO2 से हमारा रिएक्ट करेगा तो हमारा बनता है क्यूपरिक कार्बोनेट। ठीक है। और ये ग्रीन कलर की क्या है कोटिंग हो जाती है, आपने देखा होगा जो तांबे के बर्तन है उनको हम रखते हैं बाहर, तो उनमें ग्रीनिश कोटिंग होने लगती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो क्यूपरिक कार्बोनेट बन चुका होता है। ठीक है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर बोला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक्सेस एयर समझते हैं, ये आ जाएगा हमारा बी, रोस्टिंग। ठीक है। जब हमारी एक्सेस एयर नहीं होती, लिमिटेड एयर होती है, तो हमारा होता है कैल्सिनेशन, वो हमारे जो जैसे कि ये कार्बोनेट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ये याद रखना है कि सल्फाइड और हवा यानी एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो उसे रोस्टिंग कहते हैं। कार्बोनेटोर्स के लिए हम कैल्सिनेशन यूज करते हैं जहाँ पे एयर लिमिटेड रहती है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलॉय सोल्डर। सोल्डर के एलॉय के कॉन्स्टिट्यूएंट बताने हैं। तो इसमें एक तो हमारा होता है लेड एंड टिन। तो लेड का हमारा जो है वो होता है ये, और टिन का हमारा शॉर्ट नेम होता है ये, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। शोल्डर एक एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के काम आता है, जिसे हम सोल्डरिंग भी कहते हैं उस प्रोसेस को। लेड और टिन से मिलकर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन। तो देखो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, जैसे पीछे ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्रॉपिक लेवल्स कैसे कम हो जाते हैं फूड चेन में, वो इस वजह से हो जाते हैं जो एनर्जी है ना हमारी वो डिक्रीज रहती है।
अगर पहले लेवल पे देखो, पहले लेवल पे अगर 100% एनर्जी है ना, तो नेक्स्ट लेवल पे उसका 10% जाएगी। तो यहाँ पे इस वजह से क्या है कि एनर्जी हमारी कम यहाँ पे जा रही है, तो लेवल कम हो गया, अवेलेबिलिटी कम हो गई एनर्जी की इस लेवल पे। और जो इससे ऊपर वाला लेवल होगा वो इसका भी 10% ऑफ 10% जाएगा, वो होएगा हमारा 1%। ठीक है, अब इससे भी ऊपर जाएगा वो हमारा होएगा 0.1% एनर्जी। तो इस वजह से जो हमारा लेवल है, ट्रॉफिक लेवल्स, वो कम हो जाते हैं फूड चेन में। तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मटर है, एक प्योर टॉल प्लांट है, इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट प्लांट, ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो प्योर टॉल प्लांट्स टू शॉर्ट प्लांट्स इन F2 जनरेशन। देखो पहले तो भाई F1 जनरेशन बना लेते हैं। ओके, देखो, तो ये हमारा सब में क्या बनेगा, टॉल शॉर्ट टॉल शॉर्ट टॉल शॉर्ट, ये अपना बनेगा। अब F2 में क्या बनेगा, टॉल शॉर्ट को हम करेंगे उसी के साथ। अब ये बन गया टॉल टॉल, ये बन गया टॉल शॉर्ट, ये बन गया शॉर्ट टॉल, ये बन गया शॉर्ट शॉर्ट। तो अब इसमें रेशियो किसका पूछा, प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट प्लांट का। देखो एक प्योर टॉल है, एक प्योर शॉर्ट है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1 ए। ये आपको आना चाहिए ऐसे क्रॉस करके, इनका जो टेबल में हम बनाते हैं ना, जनरेशंस निकालते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। देखो यहाँ पे वही, और F2 पूछा था, F1 तो इजीली था कि भाई सारे एक भी ना टोल होगा ना शॉर्ट होगा, दोनों मिक्स रहेंगे, कुछ पता नहीं कर सकते। बट जो F2 है हमारी, उसमें एक तो भाई टोल रहेगा ही रहेगा, और सेम उसी कंपैरिजन में शॉर्ट रहेगा ही रहेगा, 1:1 आ गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशन इज नॉट ट्रू। वेरिएशन में कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही नहीं है। वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही बात है। ऑल वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, नहीं, ये गलत है। चेंजेस इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन वेरिएशन, सही है। वेरिएशन कैन बी सिलेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, सही है। ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सबके सर्वाइवल चांसेस इक्वल नहीं रहते जब वेरिएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, while studying vegetation of an area terms like population and community are often used, which of the following statement best describes a population। population क्या होता है, population होता है हमारा group of organism living the same area at the same time। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, वो हमारी पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है, इकोलॉजी में पॉपुलेशन का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ रहते हैं। अगर अलग अलग स्पीसीज एक साथ एरिया में रहेंगे तो उसे हम क्या है, कम्युनिटी कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड। डबल सर्कुलेशन होता है, देखो एक सर्कुलेशन आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जिसमें ऑक्सीजन होता है, लंग से आता है। दूसरा हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारा वापिस आता है पूरी बॉडी से घूम के, वो फिर वहां पे हमारा जाता है लंग्स में। ठीक है, तो ये होता है डबल सर्कुलेशन। तो ये बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। पहले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हार्ट में है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, क्योंकि वो आप देख भी सकते हो, वो आता है हमारा लंग्स से, हार्ट फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, लंग्स हमारे लेफ्ट हार्ट में ये डालते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। तो देखो, बाहर ही उसको ब्रेक डाउन किया जाता है फिर एब्जॉर्ब किया जाता है, ये हमारी वो होती है फंगे में, फंगे में होते हैं। अब इन ऑप्शंस में से देखना है कि फंगे से कौन सा मैच कर रहा है, यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि वो फंगी कैटेगरी में आता है। ये न्यूट्रिशंस का सेप्रोट्रोपिक मोड है, जो मेनली फंगी में देखा जाता है, जैसे यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड,
ये ऑर्गेनिज्म अपने खाने पर बाहर एंजाइम रिलीज करके उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपनी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता, बाहर पहले करते हैं फिर बस एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, वेवलेंथ है हमारी 80 सेंटीमीटर। देखो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 24 किलोमीटर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। स्पीड के लिए क्या होता है आपकी फ्रीक्वेंसी अपॉन वेव इनटू वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 4000 हर्ट्ज, और इसको हम कर लेते हैं क्योंकि हम स्पीड को निकालेंगे मीटर में 0.8 मीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8 4 32, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा इससे, ये आपकी मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। अब आपको बताना है इसमें क्या है, टाइम निकालना है। टाइम का हमारा होएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 24 टू 1000 मीटर, और यहाँ पे आ जाएगा 52। तो ये बनेगा 4 8 जा 32, और नहीं 8 3 जा 8 4 जा, डायरेक्ट कर लेते हैं, और ये बन जाएगा आपका 2 5 15। तो इसमें ऑप्शन आपका कोई मिल नहीं रहा है, यहाँ पे तो 7.5 सेकेंड आ रहा है। ओके, इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा, तो इस क्वेश्चन को हम अभी स्किप करते हैं। स्किप भी करना होता है अगर हमारा एग्जाम में भी, क्योंकि एग्जाम में मिसप्रिंट हुआ होगा और ये ऑप्शंस होंगे। आपका 7.5 देखो जैसे आंसर आ रहा है, तो कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं था, उसको आप स्किप करो और आगे बढ़ो। इस पे ज्यादा ऐसा नहीं आपको वेस्ट करना टाइम, मैंने फॉर्मूला तो गलत नहीं लगा दिया। एक बार सोचो जैसे मैंने सोचा कि भाई ऑप्शन जो है उनमें से तो कोई भी मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो एक बार चेक करता हूँ, बट नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस आया देखो भाई फॉर्मूला सही है, तो इनके ऑप्शन ही गलत होंगे, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है फिर। ठीक है, क्वेश्चन 20 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.2 एम्पियर, व्हाट इज द पावर इन द बल्ब। तो पावर का फॉर्मूला हमारा होता है वोल्टेज इनटू करंट। अब वोल्टेज यहाँ पे है 110 और करंट हमारा 0.2, इससे हो जाएगा तो हमारा 22 वोट हमारी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। फिजिक्स में तो भाई फॉर्मूलेज पढ़ लो, रट लो, कुछ कर लो, फॉर्मूलाज पे ही आ रहा है हर क्लास में, यही कह रहा हूँ। और जो केमिस्ट्री बायो है उनके लिए सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, क्योंकि उनमें इतना सारा है ना, सब सब दे रखा है, जो कि आपके अब तक के जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, लास्ट वीडियो है साइंस में सीडीएस के जो पीवाईक्यूज की है। और सभी क्लासेस में मैंने देखा है, कहा है कि भाई फॉर्मूलाज पढ़ लो, उनसे फिजिक्स के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लो, गो थ्रू हो जाओ, उनसे आपकी इजीली भाई 20+ स्कोर आ सकता है बहुत आसानी से। इतने आसान आसान साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू। देखो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था रिफ्रैक्शन में होता क्या है। अब उसी वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। वो क्या था कि स्पीड हमारी क्या थी, स्लो हो गई थी। स्लो क्यों हो गई थी, रिफ्रैक्शन की वजह से। और रिफ्रैक्शन क्यों होता है, चेंज इन स्पीड की वजह से। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। देखो स्पीड चेंज होगी, स्पीड दूसरे मटेरियल में गए तो स्लो हो जाएगी, स्लो होने से ही रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग, बेंडिंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द मीडियम, तो उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ बस स्टैंड इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है। ठीक है, अटेन्स अ स्पीड, पहले 0 थी, अब कितनी हो गई है 20 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट में। तो टाइम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं आर में, 1.6 आर में। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना, हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपल होता है v माइनस यू अपॉन में टाइम। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे 20 1/6, तो 6 टू द 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर।
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता था तो आप कर पाते, नहीं पता था तो गैस करते रहते। तो इसलिए कहता हूँ फॉर्मूलाज पढ़ लो, याद कर लो। क्वेश्चन 23, which of the following is the correct reactivity order of metal reacting with dilute HCl? ये क्वेश्चन थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ कि थर्ड टाइम आया है। तो देख सकते हो इस जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा मैग्नीशियम रहेगा, फिर एल्यूमिनियम रहेगा, फिर हमारा जिंक रहेगा, फिर हमारा रहेगा आयरन। तो ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज का डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम इन सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और लास्ट में आयरन। इसलिए HCl डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करने का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड बाय लीव्स ऑफ नेटल दैट कॉजेज पेन इन स्टिंग्स? ये फोर्थ टाइम रिपीट हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। दो बार तो ये आंट स्टिंग्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है, और अभी दो बार ये नेटल लीव्स के उसमें क्वेश्चन आ चुका है। और इसमें आंसर रहेगा ए, मेथेनोइक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला आता है HCOOH। देखो इस जो हमारी PYQ सीरीज है ना, PYQ सीरीज, इसका मेन मोटिव ही यही था, ताकि आप समझ पाओ कि कंसेप्ट कितने रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न कैसा है क्वेश्चंस का, और किन चीजों पे मेरे को फोकस करना है ताकि मैं मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको आई थिंक इतनी वीडियो सफिशियंट है। आप एक बार एक एक वीडियोस जाके नोट डाउन करोगे टॉपिक्स को और फॉर्मूलाज को, तो आपके 25 मार्क्स कहीं नहीं गए, आराम से हैं साइंस के। अब देख लो क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा मेथेनोइक एसिड सही हो जाता है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? ऑल द बेसिस आर एल्कली, ऑल एल्कलीज डिसॉल्व इन वाटर, एल्कलीज आर सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। देखो ये होते हैं हमारे बेस, और ये होते हैं हमारे एल्कलीज। और एल्कली वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सारे बेसिस एल्कली नहीं है, बट सारे एल्कली बेसिस है। तो पर ये ए हमारा फर्स्ट गलत हो गया, ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और थर्ड भी सही हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो ऐसे, ये जो मैंने ऐसा डायग्राम बनाया ना, ऐसे इससे दिमाग में ध्यान में रखना, आपको भूलोगे नहीं, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, क्योंकि सारे एल्कलीज बेसिस होते हैं, और एल्कलीज क्या होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेजेंट इन गार ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब जिसे कहते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस? तो ये हमारी होती है कैल्शियम क्लोराइड। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। देखो लैब में जब HCl गैस बनाते वक्त मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम गार ट्यूब का यूज करते हैं। इस ट्यूब के अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 भरा होता है, क्योंकि ये एक एक्सीलेंट ड्राइंग एजेंट है जो हवा के सारे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन हायर यील्ड्स ऑफ क्रॉप, हाउएवर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स? देखो फर्टिलाइजर्स में होता है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो जो हमारा आयरन है वो जनरली अवेलेबल नहीं रहता। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, NPK। देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, बट जो आयरन है हमारा वो क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो ये जनरली प्रेजेंट नहीं रहता है सभी फर्टिलाइजर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रूपा एंड सचिन आर ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन देयर स्कूल गार्डन, रूपा कॉल्ड इट इंसेक्ट व्हाइल सचिन आइडेंटिफाइज एज एन अर्थवॉर्म, which of the following characteristic confirm that it is an insect? तो insect है, उसकी characteristics क्या होगी? then animal has jointed legs। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो insects में ही हमारी क्या है, legs होती हैं। किसी भी अर्थवॉर्म में आपने देखा है कि legs होगी, वो एक सिंगल बॉडी रहती है, उसमें कोई भी joints नहीं रहते।
तो ए ऑप्शन ही हमारा है, सही हो जाता है। इंसेक्ट्स फाइलम एंथ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। एंथ्रोपोडा का सबसे डिफाइनिंग फीचर है जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि जॉइंटेड लेग्स होते हैं। अर्थवॉर्म फाइलम एनिलिडा में आते हैं और जॉइंटेड लेग्स बिल्कुल नहीं होते। इस करेक्टरिस्टिक से क्लियरली कंफर्म होता है कि वो इंसेक्ट है। देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एनिमल विच आर मैराइन बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैज ए कोइलम एंड ए नोटोकॉर्ड बट नेवर फॉर्म ए वर्टेब्रल कॉलम आर प्लेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ये हमारा ग्रुप होता है प्रोटोकोर्डेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको क्या है, याद ही रखने पड़ेंगे, मेमोराइज करना पड़ेगा इन चीजों को। ये पूरा एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन एक्सेप्शनल कर रहा था, बच्चे बहुत इतना याद भाई कैसे कर पाओगे, जीके भी है और भी सब्जेक्ट्स हैं, तुम इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, साइंस, तो ऐसे क्वेश्चंस पे जरूरी नहीं आप हर चीज ही याद रखो। हाँ क्वेश्चन आगे आप स्किप कर दो, अगर याद है वेल एंड गुड, पर ये काफी ऐसे डेप्थ में है क्वेश्चन, जिनको ट्रिक बना के याद कर सकते हो करो, बहुत बढ़िया। अगर आप मैक्सिमम 90% क्वेश्चन कर पा रहे हो साइंस सब्जेक्ट से तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा नहीं कि आप सभी क्वेश्चन करो, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मेमोराइज होते हैं तभी आप अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, ये आपको थोड़ी बहुत ऐसे डीप अंडरस्टैंडिंग रहती है इनकी। देखो नोटोकॉर्ड अगर है तो क्या है, वर्टेब्रल कॉलम अगर है तो वो वर्टेब्रेटा में आ जाता है, नहीं है तो वो पोर्टोकॉर्डेटा में आ जाता है। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम हमारा यानी कि बैकबोन में डेवलप नहीं होता इनमें। ठीक है, बैकबोन बोलते हैं उसे। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ पे इस सेशन का, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरसेलरी मेरिस्टेम इन प्लांट्स। रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं ऐसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरकोर्स। ये देखो जो हमारे इंटरसेलरी मेरिस्टेम्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे बेस या नोड्स ऑफ लीव्स में होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम क्या है, विड्थ में होता है, और जो एपिकल मेरिस्टेम है वो टिप में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्या पता ये पूछ ले अगली बार, क्या पता ये पूछ ले, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है। यहाँ पे हमारा जो साइंस सीरीज है वो है कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने क्या है CDS 2025 से लेकर 2021 के जो पार्ट 1 एंड 2 दोनों के जो PYQs है सारे कवर करवाए हैं। उनमें आपका कंसेप्ट बनवाया है, ट्रिक्स बताई हैं, उनमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बताए हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन आपको हो गया होगा अगर जिसने भी इसको अच्छे से फॉलो किया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे की सारी PDFs आपको मिलेंगी, और टेलीग्राम चैनल के साथ ही हमारा एक चैनल और है जिसपे आप क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस का लिंक भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डेली बच्चे इसमें क्या है 20 to 30 क्वेश्चन हम अभी अपलोड करना चालू कर रहे हैं और उसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप अपना देख सकते हो कि आप किस पे है, और एक और स्टूडेंट्स भी उस पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप उनके साथ मिलके डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी तैयारी का लेवल जान सकते हैं कि अभी मेरे को और कितना करना है। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जिसपे कि हम रील्स अपलोड करते हैं, जिसमें कि हम क्या है ट्रिक्स बताते हैं। ट्रिक्स हो गई, कोई कंसेप्ट हो गया, PYQs हो गए, ताकि आप ऐसे ही फोन स्क्रॉल करते हुए भी आप पढ़ पाएं, कुछ ना कुछ सीख पाएं। ठीक है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तो जो PYQ सीरीज है ये कंप्लीट हुई है, आगे और भी सीरीज आने वाली है। आपका जो CDS है वो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आप उसमें स्कोर करें। कहीं भी आपको कुछ भी गाइडेंस की नीड है आप टेलीग्राम चैनल पे आएँ, डिस्कशन ग्रुप में जुड़े। आपको प्रियंका मैम भी वहीं अवेलेबल रहते हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे, मैं भी ग्रुप में प्रेजेंट हूँ। कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको बताएंगे। अगर फिर भी आपको कोई कुछ रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम सारे कमेंट्स देखते हैं, एक एक कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।